हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और दिनांक 8 से लेकर 10 फरवरी तक के करंट अफेयर्स की क्लास लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, 2 दिन मैंने क्लास नहीं ली क्योंकि रीज़न ये था कि कुछ अच्छी खबरें उपलब्ध नहीं थी और बेवजह आपका समय व्यतीत करना भी मूर्खता होगी। इसलिए चूंकि अब हमारे पास अच्छी न्यूज़ आ चुकी हैं जो आपकी परीक्षा के उपयोगी है, तो इसलिए आज की क्लास हम जो है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी में आप सभी लगे होंगे। इस कक्षा के पीडीएफ, कंप्लीट पीडीएफ की जो हमारी दिसंबर तक की जो बुक है वो गुलदस्ता करंट अफेयर्स के नाम से अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन आर एस जंक्शन पर। तो आप वहां से इसका लाभ भी उठा सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न आज का खेलों की दुनिया से। निम्नलिखित में से कौन एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन, जो कि इस वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, हर साल होता है, पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ठीक है, इसका जो है इसमें भाग लेने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी, अर्थात कौन सी एक खिलाड़ी हैं जो एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी के रूप में भाग ले रही हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 में? नाम है अंकिता रैना। तो अंकिता रैना एकमात्र खिलाड़ी जो इस बार इस टूर्नामेंट में भाग लेंगी। इन्होंने वुमेन्स डबल्स के मेंस ड्रॉ में जगह बना ली है और इस तरह से किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रॉ में पहुंचने वाली वे अब तक की 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। उनसे पहले जो है बहुत से खिलाड़ी, जैसे कि निरुपमा मौकड़ 1971 में, निरुपमा वैद्यनाथन 1998 में, सानिया मिर्जा 2004 में और शिखा ओबेरॉय 2004 में, इस तरह से जो ग्रैंड स्लैम्स हैं उनमें खेल चुकी हैं। दोस्तों, अंकिता ने रोमानिया की मिहायला बुजारेंस्कू के साथ में ये जोड़ी बनाई है और उम्मीद करते हैं कि उनका बेहतर प्रदर्शन हो। सीजन के पहले ग्रैंड स्लैम ओपन में कुल 4 भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं। इनमें सुमित नागल को पहली बार वाइल्ड कार्ड से मेन ड्रॉ में एंट्री मिली है, जबकि रोहन बोपन्ना और दिविज सरन पुरुषों के डबल्स में हिस्सा ले रहे हैं। तो कुल 4 खिलाड़ी हमारे यहाँ पर इस बार जो है ग्रैंड स्लैम में भाग ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इनमें से ये सभी खिलाड़ी खिताब जीते और देश का नाम रोशन करें। चलिए, भारत ने निम्नलिखित में से किस एक देश में लालंदर अर्थात शहतूत बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है अपने दक्षिण पश्चिमी पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो है उसके साथ में इस बांध के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का एक हिस्सा है। तो उनके जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी और भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच में इस पर साइन किए गए। लालंदर अर्थात शहतूत बांध जो है, ये जो मुख्य काबुल शहर है उसकी सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा आसपास के इलाके में जो सिंचाई का पानी है वो भी ये प्रदान करेगा और जल निकासी का जो मौजूदा नेटवर्क है उसको पुनर्जीवित करते हुए बाढ़ सुरक्षा और प्रबंधन के प्रयासों में भी सहायता करेगा। इसके अलावा यहाँ पर विद्युत उत्पादन के माध्यम से क्षेत्रीय विद्युत की पूर्ति भी करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले भारत और अफगानिस्तान ने अपने एक मैत्री बांध, जिसको सलमा बांध कहते हैं, उसका जून 2016 में उद्घाटन किया था और उसके बाद में ये जो शहतूत बांध है ये भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा दूसरा बड़ा बांध माना जा रहा है। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत भारत द्वारा अपने पड़ोसी देशों को सहायता दी जाती है और उसी क्रम में यह अफगानिस्तान को मदद की जा रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता देता हूं, आप सभी तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 की। तो दोस्तों, आप आज ही आर एस जंक्शन एप्लीकेशन पर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर जो सभी नए लर्नर्स हैं उनको न्यू 10 ये हमारा एक कोड है जिसका प्रयोग करके आप 10% ऑफ पा सकते हैं सभी कोर्सेज पर जो अवेलेबल है। तो लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। तो आज ही जो है आप अपना जो कोर्सेज हैं जो आपके SI एग्ज़ाम के लिए चल रहे हैं, जिसमें हमने 2 कोर्स अभी लॉन्च किए हैं नए, एक हिंदी के लिए और दूसरा कोर्स इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो ये दोनों ही अवेलेबल है आपको इस एप्लीकेशन पे। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बुक तो है ही आपके लिए, जिससे आप अपनी सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने JATP जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है उसके लिए स्थापित होने वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु किस एक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के साथ में DRDO ने यह हस्ताक्षर किया है ताकि इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा सके।
तो दोस्तों संयुक्त उन्नत प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, ये एक कार्यक्रम है जो उन्नत प्रौद्योगिकी के निर्माण के लिए संयुक्त साझेदारी को दर्शाता है। और आईआईएससी के परिसर में इस जेएटीपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण होगा और इसीलिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ ये ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आईआईएससी बेंगलुरु के परिसर में स्थित जेएटीपी डायरेक्ट बेसिक और अप्लाइड रिसर्च को सक्षम करेगा। तो अप्लाइड और बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च होता है जहां पर आपके द्वारा किए गए अनुसंधानों का प्रयोग करके एप्लीकेशंस को बनाया जाता है। मल्टी डिसिप्लिनरी और मल्टी इंस्टीट्यूशनल सहयोग के माध्यम से प्रीमियर रिसर्च संस्थानों के साथ जुड़ने में भी सक्षम होगा। बिल्कुल, तो इसके माध्यम से ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे जो संस्थान हैं उनका लाभ हमें मिल पाएगा। अगर मैं बात करूं जेएटीपी की, अर्थात ये जो जॉइंट एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो है, इसको शुरू करने की बात करें तो हमारे स्वर्गीय माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1983 में जब इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की थी, उसी समय जेएटीपी को बनाया था। और उसी समय डीआरडीओ ने विभिन्न मिसाइल तकनीकों पर काम करने के लिए आईआईएससी के जो विभिन्न होनहार जो संकाय थे उनके साथ मिलकर के और डेवलपमेंट का कार्य किया था। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। भारत में सतत विकास हेतु 10 से 12 फरवरी 2021 तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। आपको बताना है किस संस्थान द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों प्रतिष्ठित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उसके द्वारा भारत में सतत विकास हेतु 2-3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रमुख कार्यक्रम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण अब आयोजित किया जा रहा है। इस बार का विषय है हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण। तो आने वाले समय में चूंकि लगातार आप देख रहे हैं 68 सालों में जनवरी सबसे गर्म महीना रहा है, तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है कि लगातार धरती का तापमान बढ़ रहा है, जो कि आने वाले समय में हमारी पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो ऐसे में आवश्यकता है कि सभी देश, सभी सरकारें, बिजनेस लीडर्स, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, युवा, सामाजिक संगठन, ये सभी मिलकर के काम करें, तभी जाकर के हम हमारे जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी इसमें भागीदार हैं। सम्मेलन में प्रयास किया जाएगा कि हम किस तरह से ऊर्जा एवं उद्योगों में परिवर्तन करें, अनुकूलन लाएं, लचीलापन लाएं, प्रकृति आधारित समाधान प्रस्तुत करें, जलवायु वित्त या फिर जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उसकी व्यवस्था करें, चक्रीय अर्थव्यवस्था, स्वच्छ महासागर और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, यही बात यहाँ पर सभी करेंगे। अगर इस इंस्टीट्यूट की बात करूं तो टेरी नई दिल्ली में स्थित एक शोध संस्थान है जो ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। 1974 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे पहले टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसे अमेरिकन नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर स्पिरिचुअलिटी, डायलॉग एंड सर्विस द्वारा ग्लोबल सिटीजनशिप एम्बेसडर के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये एक अमेरिका बेस्ड प्रख्यात यूनिवर्सिटी है जिसने भारतीय श्री श्री रविशंकर को जो है इस तरह से ग्लोबल सिटीजन एम्बेसडर के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो अमेरिका की प्रख्यात ये एक यूनिवर्सिटी है। आप सभी जानते हैं कि जो श्री रविशंकर हैं, इन्होंने लगातार लोगों के बीच में सौहार्द और शांति की स्थापना करने के लिए प्रयास किए हैं। इस यूनिवर्सिटी ने शांति और मानवीय कार्यों के साथ साथ अंतर धार्मिक नेता के तौर पर उन्हें सम्मान दिया है। वे विभिन्न धर्मों के बीच भी समन्वय की बात करते हैं और कई देशों में चल रहे संघर्षों को सुलझाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई बार उन्होंने मध्यस्थ के रूप में रहते हुए भी कई मुद्दों को सुलझाया है। दोस्तों रविशंकर को श्री श्री गुरुजी या फिर गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। 1981 में उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी जो एक एनजीओ है और लोगों को सामाजिक समर्थन देता है। उन्होंने जेनेवा बेस्ड एक इंस्टीट्यूट की भी इसी तरह से स्थापना की है। 2009 में शंकर को फोर्ब्स पत्रिका ने भारत के 5वें सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में शामिल किया, जबकि जनवरी 2016 में देश ने उनकी भूमिका को सराहना करते हुए सबसे बड़े दूसरे नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। तो यह है कुछ जानकारी श्री श्री रविशंकर के बारे में, जिन्हें ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में स्थापित किया गया है।
तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर्स की कक्षा जिसमें हमने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होंगे। आप इन वीडियोस को मदद करें क्योंकि आपके शेयर और लाइक ही है जो इनको आगे पहुंचाते हैं। तो ये कार्य करना ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।